नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से शुरू करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना जो आने वाले हिमाचल प्रदेश के टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही हर उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करने वाले हैं जहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस किसी न किसी फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। About 70% of carbon dioxide is transported as, और ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट्स या कार्ब अमीनो कंपाउंड्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज़ में फॉर्म होती है और यहाँ से बैक लंग्स को ले जाई जाती है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट बैक करने के यानी टिश्यूज से लंग तक ले जाने के अलग अलग मीडियम हैं, ठीक है। तो वो मीडियम देख लेते हैं कैसे कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रांसपोर्ट बैक होती है। पहला इसमें जो मीडियम है वो बनता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिज़ोल्व्ड स्टेज में CO2 जो है वो या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट बैक होती है, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज़्यादा जो है वो प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है। तो टोटल जो है वो 5 to 10% जो है वो किस में डिज़ोल्व्ड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये तो 5 to 10% हुआ। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है कार्ब अमीनो कंपाउंड्स। ये जो कार्ब अमीनो कंपाउंड्स है ये नेक्स्ट फॉर्म है और ये कार्ब अमीनो कंपाउंड कहाँ पर बनते हैं? आरबीसी के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट बैक होते हैं। और ये कितना होता है? टोटल 20% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ट्रांसपोर्टेड बैक इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो कंपाउंड, ठीक है। और ये एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल ये एक रिएक्शन होती है, ठीक है। कार्बामीनो कंपाउंड कब बनते हैं? जब हिमाचल नहीं सॉरी जब हीमोग्लोबिन जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन रिड्यूस होगा तो वहाँ पर कार्बामीनो कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं और फिर बाद में वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और थर्ड जो फॉर्म है वो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट जो है ये अब कहाँ बनते हैं? इन बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट जो हैं ये मैक्सिमम जो है थ्रू प्लाज्मा और थोड़ा सा पार्ट जो है वो थ्रू आरबीसी भी ट्रांसपोर्ट बैक होता है। और ये जो बाइकार्बोनेट हैं ये 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 70 to 80% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। बाइकार्बोनेट के क्वेश्चन को देखने से पहले या बाइकार्बोनेट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले हम यहाँ पर दो और ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ये कंपाउंड। ये इतना स्टेबल होता है कि जो एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बनाने की वो जो है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली 200 to 250 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है और हमारी बॉडी में जब हीमोग्लोबिन पूरी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू सैचुरेटेड हो जाएगा तो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि सर्दियों में बहुत सारे लोग जो हैं वो कमरों में अंगीठी जला के सो जाते हैं। उस अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है, स्टेबल बॉन्ड बनाती है और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे बेचारे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, ठीक है। ये है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये कार्बोनिक एसिड रेड ब्लड सेल में ही बनता है, ठीक है। वो कैसे बनता है उसको ज़रा हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जो हमारा रेड ब्लड सेल है, सपोज ये हमारा रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है। यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड
जब एंटर करी, कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर करी तो ये H2O के साथ क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। ये कार्बोनिक एसिड, इसको मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है, CO2, इधर समझते हैं इसको, CO2 प्लस H2O, यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। और किसकी प्रेजेंस में कौन सा एंजाइम जो है वो यहाँ पर लगता है, ये लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल है ये कंबाइन करते हैं और ये बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये ह्यूमन बॉडी का फास्टेस्ट वर्किंग एंजाइम है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड फर्दर जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में, H पॉजिटिव आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है, यहाँ से क्या है, H पॉजिटिव आयन जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि एसिडिटी क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, pH कम हो रहा है। ये कॉज करता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन, HBO2, इसकी डिसोसिएशन जो है वो यहाँ पर होती है। HBO2 से क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जिसको हीमोग्लोबिनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है। जब ये सारा फंक्शन यहाँ पर हो रहा है तो ये सारा जो भी किस्सा मैं बता रही हूँ ये कहाँ हो रहा है, रेड ब्लड सेल में हो रहा है। ये बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयन कुछ एक जो है वो इस ब्लड सेल से कहाँ निकल जाएगा, बाहर, आरबीसी से बाहर निकल जाएगा, प्लाज्मा में निकल जाएगा। और प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट आयन किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, सोडियम के साथ, और यहाँ पे प्लाज्मा में बनाते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ प्लाज्मा के थ्रू जो है ये कार्बोनेट आयंस ट्रांसपोर्ट बैक होते हैं टू लंग्स, ठीक है। और वहाँ पे अगेन ये सारा प्रोसेस जो है ये रिवर्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। थोड़ा सा हिस्सा जो है ये बाइकार्बोनेट आयंस का ये यहीं रहता है रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल में ये अगेन रेड ब्लड सेल के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट बैक होता है। और रेड ब्लड सेल में ये किसके साथ कंपाउंड बनाता है बाइकार्बोनेट आयन, ये बनाता है पोटेशियम के साथ। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट कहाँ बनते हैं, रेड ब्लड सेल में बनते हैं, और प्लाज्मा में क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और इन दोनों की ही फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट बैक होते हैं टुवर्ड द लंग्स। अब यहाँ पर रेड ब्लड सेल में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बाइकार्बोनेट के आयन की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आरबीसी की जो इलेक्ट्रो बैलेंस है, ठीक है, आयनिक बैलेंस है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, वो चेंज हो जाता है। इस बाइकार्बोनेट आयन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए इस आरबीसी में क्या है, क्लोरीन आयन जो हैं वो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। क्लोरीन के आयन्स जो आयन जो हैं, ठीक है, क्लोराइड आयन जिनको कहते हैं, वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं आरबीसी में, और इसी को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। बाइकार्बोनेट आयन बने बॉडी में आरबीसी में, ठीक है, और आरबीसी से वो तो ट्रांसपोर्ट बैक हो गए फ्रॉम प्लाज्मा और आरबीसी के थ्रू ही बैक हो गए, लेकिन जो बाइकार्बोनेट आयन के लॉस की वजह से यहाँ पर जो आयनिक बैलेंस बिगड़ा है उसको मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो प्लाज्मा से डिफ्यूज़ होते हैं इन द आरबीसी। दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स थ्रू आरबीसी एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ,
ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल लगते हैं देखने में, लेकिन जब तक हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस भी बहुत कन्फ्यूजन वहाँ पर पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो बुक लंग्स जो होते हैं वो एरेक्निड्स, ठीक है, एरेक्निड्स ये क्या है, इंसेक्टा जो क्लास है उसकी एक उसका एक क्या कहूँगी सब फाइलम है एरेक्निडा। ठीक है, तो बुक लंग्स जो हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोडा में सब फाइलम है ये एक। ठीक है, एरेक्निडा तो उसमें प्रेजेंट होते हैं। एरेक्निड्स में आपकी मकड़ियाँ आती हैं जिनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, ऐसे जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। और कौन कौन से आर्थ्रोपोड होते हैं, क्रस्टेशियन होते हैं। ठीक है, क्रस्टेशियंस होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। और कौन होते हैं आर्थ्रोपोड, और होते हैं जिनको हम कहते हैं इंसेक्टा। और इंसेक्टा जो क्लास है वहाँ पर क्या होती हैं, वहाँ पे होती है ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स। ठीक है, ये 3 यहाँ से हो गए। उसके बाद देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया एरेक्निड्स। और देखते हैं मॉलस्क। मॉलस्क में क्या होते हैं, मॉलस्क अब 2 तरह के होंगे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अगर एक्वेटिक है तो वहाँ पर क्या होंगे, गिल्स, जिनको यहाँ पर टेनिडिया भी कहा जाता है, CTENIDIA, गिल्स या टेनिडिया इनको कहा जाता है। और अगर मॉलस्क कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, तो उनमें क्या प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैमल्स में कैसी रेस्पिरेशन होती है, मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में तो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, थ्रू लंग्स। और जो यही पल्मोनरी रेस्पिरेशन मैमल्स के साथ साथ हमें कहाँ देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलती है और बर्ड्स में भी देखने को मिलती है। ठीक है, एम्फीबियंस में भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, एम्फीबियंस में भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। लेकिन एम्फीबियन में एक और रेस्पिरेशन होती है जिसको बोलते हैं हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जो कहाँ से होती है, गिल्स से होती है। गिल्स के थ्रू जो भी रेस्पिरेशन हो रही है, जैसे फिशेस में होती है, ठीक है, जो एम्फीबियंस है उनमें 2 तरह के रेस्पिरेशन में से एक है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इसके अलावा प्रोटोकॉर्डेट्स और जो साइक्लोस्टोम्स हैं वहाँ पर भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अर्थवॉर्म बच गया। अर्थवॉर्म में जो है वो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा जो सिलेंट्रेटा है वहाँ पर भी हमें बॉडी सरफेस देखने को मिलते हैं। एनिलीड, जिसमें अर्थफॉर्म एक एग्जांपल है, एनिलीड्स में कुछ गिल्स होते हैं, या उनको ब्रेंकिया कह दिया जाता है। ठीक है, ब्रेंकिया कह दिया जाता है, और स्किन के थ्रू भी यहाँ पर रेस्पिरेशन होती है। लेकिन अर्थफॉर्म में टिपिकली बॉडी सरफेस या स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। एकाइनोडर्मेटा की अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो एकाइनोडर्मेट्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अगेन ब्रेंकिया कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ट्यूब फीट भी होते हैं, किसमें, एकाइनोडर्म्स में। ये ट्यूब फीट बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका काम जो है रेस्पिरेशन में भी होता है। इसके अलावा एकाइनोडर्म्स में क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रीज जो हैं वो रेस्पिरेटरी RATORY रेस्पिरेटरी ट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये अगेन आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा रिवाइज हुआ होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले तो ऑफ कोर्स आपने नोट्स तो बना ही इसके लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप इज गलेट, ग्लॉटिस, टॉन्सिल या एपिग्लॉटिस। ओके, पहले देखते हैं कि ये सारे जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इनका मतलब क्या क्या है। सबसे पहला है गलेट। गलेट क्या होता है, अभी गलेट जो है हमारा जो फेरिंग्स और जो गट है, ठीक है, फेरिंग्स क्या है, ये आपके
बकल कैविटी है और ये आपकी नेज़ल कैविटी है। यहाँ पे एक कॉमन पैसेज आता है, ठीक है। और इस कॉमन पैसेज के बाद क्या होता है, इस तरह से आगे विंड पाइप हो जाती है और पीछे फूड पाइप हो जाती है, जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बकल कैविटी है, ये आपकी नेज़ल कैविटी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गलेट जो है वो है पैसेज बिटवीन फेरिंग्स एंड द फूड पाइप, ठीक है। ये फेरिंग्स कौन सी जगह है, फेरिंग्स ये है, फेरिंग्स वो जगह है विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर गट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये सारा पैसेज जो है इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और इस फेरिंग्स और ओसोफेगस के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, जो पैसेज है, इसको हम क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं, गलेट, ठीक है। ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस ये वाली जगह है जो फेरिंग्स और लैरिंग्स विंड पाइप के बीच में क्या आता है, लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच का जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है, ग्लॉटिस कहते हैं। अब आपने जीभ के पीछे देखा होगा, या आप माउथ खोलकर अगर शीशे के सामने बैठें तो आपको पीछे कुछ इस तरह से साइड में स्ट्रक्चर नज़र आएगा और बीच में एक इस तरह से घंटी के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। इस घंटी के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस घंटी के स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओव्यूला, ओव्यूला, ठीक है। ये ओव्यूला का काम क्या होता है, ये यहाँ नेज़ल पैसेज के पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा यूवुला, और जब भी आप कुछ खाओगे तो ये इस तरह से यहाँ पर इसको क्लोज कर देता है, किसको, नेज़ल पैसेज को क्लोज कर देता है ताकि वहाँ पर कुछ ना जाए, ठीक है। और ये जो साइड में इस तरह का स्ट्रक्चर बना है ये क्या होते हैं, ये होते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, यहाँ पर ये लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ क्या होता है, वो पीछे किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताया गया है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर उनको देखें, ठीक है। लिम्फ इज़ ब्लड माइनस आरबीसी, यही क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको करवाया था। तो यहाँ पर क्या है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल या बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेज़ल पैसेज या माउथ पैसेज से अंदर को जा रहे हैं, उनको ट्रैप करने का काम करता है ताकि अंदर जाकर वो इन्फेक्शन कॉज ना करें। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे टॉन्सिल होते हैं, ओके। सबसे पहले क्या है, गलेट विच इज़ द पैसेज बिटवीन फेरिंग्स एंड द गट, ग्लॉटिस इज द पैसेज बिटवीन फेरिंग्स एंड द लैरिंग्स, या आप उसको विंड पाइप कह सकते हैं। और एपिग्लॉटिस क्या होता है, अभी ये रह गया। एपिग्लॉटिस जो होती है ये ग्लॉटिस की कवरिंग होती है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लॉटिस की कवरिंग करता है, इस ग्लॉटिस को क्या करेगा, कवर करेगा। अब जैसे ही हम किसी चीज़ को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो हो सकता है वो कि विंड पाइप में चला जाए, वहाँ तो नहीं जाना चाहिए, वो कहाँ जाना चाहिए, ओसोफेगस में जाना चाहिए। तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या कर देता है, उसको कवर कर देता है, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये ग्लॉटिस को कवर करने का काम करता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड की एंट्री को विंड पाइप में जाने से रोकेगा, विंड पाइप को और क्या कहते हैं, विंड पाइप को और क्या कहते हैं, विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, एपिग्लॉटिस है वो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन किया, बिना किसी कंफ्यूजन के हमें इसका आंसर अब पता होना चाहिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच इज़ द फास्टेस्ट वर्किंग एंजाइम, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। अगेन इसका काम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है,
ठीक है, या जो बाहर से आ रही है वो वाटर के साथ मिलकर इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये H पॉजिटिव आयन की हायर कंसंट्रेशन की वजह से ही तो हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन हो जाती है जो ऑक्सीजन के साथ है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। और जो बाइकार्बोनेट आयन है इनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है आरबीसी में तो कुछ एक बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में थ्रू प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बैक होते हैं, और अगर ये आरबीसी में ही रहते हैं तो ये इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम बाइकार्बोनेट जो हैं वो ट्रांसपोर्ट बैक किए जाते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक बार फिर से इसका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक? लो पीएच अगर उसमें आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेसिकली हमने कर ही दिया है, लेकिन आप इसको अगर देखें तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। हमने क्या पढ़ा अभी कि जैसे ही H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन में बढ़ जाती है उससे क्या होता है, यहाँ पर HbO2 की डिसोसिएशन हो जाती है। हीमोग्लोबिन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है जिसको हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते हैं, और उसके साथ ही ऑक्सीजन जो है ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन का मतलब है यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है। तो H पॉजिटिव आयन जब इंक्रीज हो रहे हैं तो ये इंक्रीज तो नहीं हो रही, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन डायरेक्टली कौन सा ठीक हो गया, सेकेंड ऑप्शन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन दैट डिक्रीजेज इफ द ह्यूमन ब्लड बिकम एसिडिक, लो पीएच अगर वहाँ पर हो जाता है तो। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, बोहर्स इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, हाई जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की या जो pH कम होता है तो जो P50 वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैन बी प्रमोटेड बाय। बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमने कर ही लिया है। अगर आपको ये पीछे जो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो आपको समझ आया हो तो आप इसको कर सकते हैं। देखो, रेड ब्लड सेल में टिश्यू में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो रहा था, डिसोसिएशन उसका हो रहा था। इसके अलावा और क्या क्या होता है, देखो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो लंग्स के मुकाबले टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है तो ये भी नहीं होगा। हाई ब्लड पीएच हाई होने का मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का कम होना, तो वैसा तो नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए तभी जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है उसका डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए या जो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एसिडिटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लेकिन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लेकिन pH कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसिडिटी भी हाई कर दिया और pH भी हाई कर दिया, तब गलत हो जाएगा। एसिडिटी हाई होनी चाहिए, pH कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम pH होता है उतनी हाई एसिडिटी होती है, जितना ज़्यादा pH होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, एल्काइनिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है
बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी अगर आरबीसी में ज़्यादा है तो वो भी काफ़ी हद तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को प्रमोट करती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। चलिए अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज़ अ क्वेश्चन फॉर द डे फॉर यू, एंड यू हैव टू कमेंट दिस क्वेश्चन एज एन आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर विदाउट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, फिश, कॉकरोच, टैडपोल, अर्थवॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी आंसर तो आपको पता ही है कि कल या नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होगी आप उसको तुरंत देख पाएंगे। ये आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा कि ये वीडियो देखनी है। और तैयारी जारी रखिए, बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश का जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है और टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल बराबर बनाए रखिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप जितनी अच्छी तैयारी करोगे, जितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जितने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए उस पेपर के दिन होगा जहाँ पर आपको पहले 1 घंटा पेपर 1 के लिए बैठना है और अगले 2 घंटे पेपर 2 के लिए बैठना है। ज़्यादा सोचने का वक्त वहाँ पर नहीं मिलता है, जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पर क्रिएट होता है। कन्फ्यूज़न को दूर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए और फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।